अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ था एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के अंदर चैप्टर नंबर 5। उसमें हमने जहाँ पे छोड़ा था वो था टू रैंडमाइजेशन। हम टू रैंडमाइजेशन को डिस्कस करने लगे थे, तो आज के पार्ट 3 के अंदर हम टू रैंडमाइजेशन से ही स्टार्ट करेंगे कि टू रैंडमाइजेशन हमें कैसे अचीव हो सकती है। ट्रू रैंडमाइजेशन अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हम रैंडमाइजेशन का प्रोसेस है उसको कंसील कर लें, उसको छुपा लें पेशेंट से भी और फिज़ियोथेरेपिस्ट से भी। ठीक है, मीन्स पेशेंट मीन्स पार्टिसिपेंट से भी। ठीक है, अच्छा अब हम ये किस तरह कर सकते हैं, हम किस तरह जो है वो रैंडमाइजेशन के प्रोसेस को कंसील कर सकते हैं। वो इस तरह कर सकते हैं कि सबसे पहले तो रिसर्चर जो है उसको पता ना हो, ठीक है, लाइक कि वो डिसीजन ना कर सके कि ये जो है पार्टिसिपेंट जो है ये आया कि हमारी रिसर्च के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए अहल है या नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर रिसर्चर को पता होगा कि ये पार्टिसिपेंट एलिजिबल है या नहीं है तो वो फ़ौरन से उसकी एलिजिबिलिटी के लिहाज से पार्टिसिपेंट को एलोकेट कर देगा, या तो कंट्रोल ग्रुप में या ट्रीटमेंट ग्रुप में। ठीक है, इसलिए सबसे पहले तो हमने रिसर्चर से कंसील करना है, उससे छुपाना है कि उसको ना पता हो एट द टाइम ऑफ डिसीजन कि हम डिसीजन ले रहे हैं। ठीक है, और कौन सा कंट्रोल ग्रुप है, कौन सा जो है वो ट्रीटमेंट ग्रुप है। ठीक है, पार्टिसिपेंट जो है वो इंक्लूजन एक्सक्लूजन क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है या नहीं उतर रहा। ठीक है, कि सारे मेथड हम आगे पढ़ेंगे कि किस तरह हम कंसील कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है कि कंसीलमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज दो इवन मोस्ट ट्रायल स्पेसिफाई इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन क्राइटेरिया। कंसीलमेंट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि बहुत सारे ट्रायल्स के अंदर इंक्लूजन क्राइटेरिया भी होते हैं, एक्सक्लूजन क्राइटेरिया भी होते हैं। इंक्लूजन क्राइटेरिया क्या होते हैं? इंक्लूजन क्राइटेरिया के अंदर वो क्राइटेरिया आता है, वो चीज़ें आती हैं जो मतलब पार्टिसिपेंट के अंदर मौजूद होती हैं और जिनकी बिना पर वो एलिजिबल होता है कि वो पार्टिसिपेट कर सकता है रिसर्च के अंदर, और जिन करेक्टरिस्टिक्स की बेस पे हम उसे एलोकेट करते हैं कंट्रोल ग्रुप में या पार्टिसिपेंट ग्रुप में, उसे हम इंक्लूजन क्राइटेरिया कहते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया ये होता है कि मतलब ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिनकी बेस पे जो है पार्टिसिपेंट एलिजिबल नहीं है कि वो पार्टिसिपेट कर सके या उसको किसी ग्रुप में एलोकेट किया जा सके। ठीक है, और इस इंक्लूजन और एक्सक्लूजन क्राइटेरिया के थ्रू ही हम जज करते हैं कि जो पार्टिसिपेंट है वो ट्रायल में पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल है या नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट वो कह रहा है कि लैक ऑफ कंसीलमेंट पर्टिकुलरली लीड्स टू नॉन रैंडम एलोकेशन। ठीक है, अगर तो हम मतलब कंसीलमेंट नहीं करते, जैसे मैंने आपको बताया कि हम पार्टिसिपेंट से वो सब चीज़ें कंसील नहीं करते या रिसर्चर से हम वो सारी चीज़ें कंसील नहीं करते, तो ज़ाहिर सी बात है कि नॉन रैंडम एलोकेशन होगी। ये रैंडम एलोकेशन बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, और इसके अंदर बायसनेस भी होगी। ठीक है, और अगर हम कंसील करेंगे, ठीक है, कंसीलमेंट का प्रोसेस करेंगे तो वो रैंडम एलोकेशन होगी और उसके अंदर बायसनेस के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। अब हम पढ़ेंगे कि हाउ द एलोकेशन बी कंसील्ड, कि हम किस तरह एलोकेशन को छुपा सकते हैं, कि हम पार्टिसिपेंट को किस ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं, कंट्रोल के अंदर डाल रहे हैं या इंटरवेंशन ग्रुप के अंदर डाल रहे हैं, तो हम ये किस तरह छुपा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो तरीका है वो है ड्रॉ अप रैंडम एलोकेशन शेड्यूल। हमने रैंडम एलोकेशन शेड्यूल बनाना है। वो किस तरह बनाना है? इसमें हमने क्या करना है कि जो भी पार्टिसिपेंट आया है हमने एक पेज लेना है, ठीक है, एक सील्ड इनवेलप लेना है, उसके अंदर लिख के डाल देना है कि ये पार्टिसिपेंट जो है वो कंट्रोल ग्रुप में जाएगा या इंटरवेंशन ग्रुप में जाएगा अपनी मर्ज़ी से। ठीक है, सील्ड इनवेलप में डाल के हमने रख देना है। इस तरह क्या होगा कि एलोकेशन जो है वो कंसील हो जाएगी बहुत पार्टिसिपेंट से और रिसर्चर से। ठीक है, अब पार्टिसिपेंट को और रिसर्चर दोनों को नहीं पता कि आपने इस पेशेंट के बारे में क्या लिखा है। फॉर एग्जांपल 5 पेशेंट है, मैं आपको एग्जांपल देने के लिए समझा रही हूँ। ठीक है, ये पांचों आए हैं, आपने क्या किया, एक सील्ड इनवेलप लिया और पांचों के बारे में लिख दिया। फॉर एग्जांपल आपने लिख दिया कि ये कंट्रोल में जाएगा, ये इंटरवेंशन में जाएगा, ये भी इंटरवेंशन में जाएगा, ये कंट्रोल में जाएगा, ये इंटरवेंशन में जाएगा। ठीक है, अब ना पार्टिसिपेंट को पता है कि उसने आपने सील्ड इनवेलप में इसके बारे में क्या लिखा है, ना ही अब रिसर्चर को पता है। ठीक है, अब जब वो पार्टिसिपेंट रिसर्चर के पास जाएगा, रिसर्चर उसके सारा उससे देखेगा कि ये पार्टिसिपेंट जो है वो क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा, ये पार्टिसिपेट कर सकता है या नहीं कर सकता ट्रायल के अंदर। ठीक है, और अगर रिसर्चर ने देखा कि पार्टिसिपेंट जो है वो क्राइटेरिया पे पूरा उतर रहा है,
वो पार्टिसिपेंट से सेटिस्फाई है कि ये पार्टिसिपेट कर सकता है ट्रायल के अंदर, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या होता है, हमारे पास एक कंसेंट होता है, कंसेंट मीन होता है मर्जी, ठीक है। उसमें हम ना पेशेंट से पार्टिसिपेंट से सिग्नेचर कराते हैं, ठीक है। उसके ऊपर सारा लिखा होता है कि हम इस तरीके से आपके साथ ये आप पे ये ट्रीटमेंट अप्लाई करेंगे, ये करेंगे, ठीक है। और ये हमारी रिसर्च है, तो वो सारा उसके ऊपर लिखा होता है और पर्सन या पार्टिसिपेंट उसके ऊपर सिग्नेचर करता है कि वो सबके साथ एग्री करता है, उसे हम बोलते हैं इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। अब रिसर्चर सेटिस्फाई भी हो गया, हमने पार्टिसिपेंट से इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी ले लिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि वो जो इन्वेलप है जिसके अंदर हमने लिखा था पार्टिसिपेंट के बारे में कि वो किस ग्रुप में जाएगा, हम उसको ओपन करते हैं और उसके अंदर जौन सा ग्रुप लिखा होता है हम उसको उस ग्रुप में भेज देते हैं, ठीक है। इन्वेलप ओपन करते हैं, पार्टिसिपेंट को उस ट्रायल के अंदर भेज देते हैं और जौन सा ग्रुप उसका उस इन्वेलप पे लिखा हुआ नज़र आता है उसके अंदर हम उसे भेज देते हैं, ठीक है। ये सिंपल प्रोसीजर है जिसके ज़रिए हम क्या करते हैं, एलोकेशन को कंसील कर सकते हैं, छुपा सकते हैं। दूसरा अल्टरनेटिव प्रोसीजर जो आ जाता है वो है होल्डिंग द एलोकेशन शेड्यूल ऑफ साइट, ठीक है। ऑफ साइट का मतलब ये है कि इसमें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो रिसर्चर है ना उसने उसी तरह पेशेंट या जो पार्टिसिपेंट है उसको देखना है कि वो एलिजिबल है या नहीं है। फॉर एग्जांपल वो एलिजिबल है, पार्टिसिपेंट उससे रिसर्चर पार्टिसिपेंट से सेटिस्फाई है, ठीक है। दूसरा इन्फॉर्म्ड कंसेंट भी साइन करा लिया हमने पार्टिसिपेंट से, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रिसर्चर जो है वो ऑफ साइट होल्डर से कंटैक्ट करता है, ऑफ साइट होल्डर, ठीक है। एलोकेशन शेड्यूल का एक ऑफ साइड होल्डर होता है, मीन्स एक बाहर से एक पर्सन होता है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें कोई इन्वेलप वाला सीन नहीं है, एक पर्सन है जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। जैसे ही पार्टिसिपेंट जो है उसे सेटिस्फाई है रिसर्चर, उसने फॉर्म कंसेंट साइन कर दिया, उसके बाद हम जो ऑफ साइड होल्डर है उसको हम कॉन्टैक्ट करते हैं, ठीक है। और हम उससे पूछते हैं कि ये जो पर्सन है इसे हमने किस ग्रुप में रखना है, ठीक है। इस तरह भी हम जो है वो जो एलोकेशन है उसको कंसील कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और मेथड आता है जिसके थ्रू हम जो है वो एलोकेशन को कंसील कर सकते हैं। वो यही है कि सबसे पहले पार्टिसिपेंट आया, रिसर्चर ने उसको देखा कि वो पार्टिसिपेशन क्राइटेरिया को मीट कर रहा है, वो पार्टिसिपेट कर सकता है। उसके बाद हमने इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन कराया, इन्फॉर्म्ड कंसेंट साइन कराने के बाद हम कॉइन को टॉस करते हैं, ठीक है। और हम सपोज कर लेते हैं कि अगर हेड आया तो ये जाएगा ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर और अगर टेल आ गया तो ये जाएगा कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम कॉइन को टॉस करते हैं, हेड आएगा तो पार्टिसिपेंट चला जाएगा ट्रीटमेंट ग्रुप के अंदर और टेल आएगा तो पार्टिसिपेंट चला जाएगा कंट्रोल ग्रुप के अंदर, ठीक है। ये तीसरा मेथड था एलोकेशन को कंसील करने का, ठीक है, जिससे बायसनेस बहुत ज़्यादा कम होती है। और इस कंसीलमेंट की वजह से क्या होता है, रैंडम एलोकेशन होती है पार्टिसिपेंट्स की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पॉइंट वॉज देयर कंप्लीट और नियर कंप्लीट फॉलोअप। अब हमने देखना है कि जो पर्सन था या जो पेशेंट था, जो पार्टिसिपेंट था, उसने कंप्लीट फॉलोअप लिया है या उसका नियर कंप्लीट फॉलोअप था या दरमियान में वो छोड़ के चला गया, उसने कंप्लीट फॉलोअप नहीं लिया। अब ये चीज़ें हमने देखनी है और हमने ये देखेंगे कि अगर कोई पर्सन दरमियान में छोड़ के चला जाता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है रिसर्च के ऊपर, ट्रायल के ऊपर, और अगर कोई कंप्लीट फॉलोअप लेता है तो उसका क्या इफेक्ट आता है, ठीक है। सबसे पहले आ जाता है वन ऑफ द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ट्रायल प्रोटोकॉल इज़ टू एडहियर इज़ टू द प्लान मेजरमेंट ऑफ आउटकम। अब वो कह रहे हैं कि ट्रायल के अंदर सबसे मुश्किल काम उस जो हमने आउटकम प्लान किया है उसको पूरा फॉलो करना है, ठीक है। सबसे मुश्किल काम यह है क्योंकि बीच में पार्टिसिपेंट छोड़ के भी चले जाते हैं या फॉर एग्जांपल वो रेगुलर फॉलोअप के लिए नहीं आते या कुछ की डेथ हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड पार्ट है ट्रायल प्रोटोकॉल का। उसके बाद वो कह रहा है कि मोस्ट क्लिनिकल ट्रायल्स इन्वॉल्व इंटरवेंशंस दैट आर इम्प्लीमेंटेड ओवर डेज और वीक्स और मंथ्स, ठीक है। वो कह रहा है बहुत सारे क्लिनिकल ट्रायल्स ऐसे हैं जिनके अंदर इंटरवेंशंस दी जाती हैं। वो इंटरवेंशंस दिनों के लिए भी हो सकती है, मीन्स 3 दिन के लिए हो, 4 दिन के लिए हो, हफ्तों के लिए हो सकती हैं, 4 हफ्तों के लिए हो या 3 महीनों के लिए भी हो सकती हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट कंडीशन। और जितना ज़्यादा लॉन्ग फॉलोअप होता है, मतलब फॉर एग्जाम्पल 5 मंथ्स का है, तो उतने ही ज़्यादा फिर जो है वो फॉलोअप के चांसेस ज़्यादा होते हैं, पर्सन्स छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग फॉलोअप कैरी आउट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसलिए तो हमने इसे कहा कि ये ट्रायल का हार्डेस्ट पार्ट है।
नेक्स्ट वो कह रहा है कि जो आउटकम्स हैं वो यूजुअली असेस किए जाते हैं एट द एंड ऑफ इंटरवेंशन, मतलब जब इंटरवेंशन ख़त्म हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने इंटरवेंशन दी 3 महीनों की, या फॉर एग्जांपल 2 हफ्तों की दी, तो जब 2 हफ्ते ख़त्म हो जाएंगे उसके बाद हम आउटकम को असेस करते हैं, ठीक है। और दे आर ऑफन असेस्ड वन ऑफ द सेवरल टाइम्स आफ्टर इंटरवेंशन हैज़ सीज्ड। अब इंटरवेंशन ख़त्म होने के बाद भी हम आउटकम देखते हैं, ठीक है। और इंटरवेंशन ख़त्म होने के बाद 3 से 4 दफ़ा हम, ये नहीं कि एक दफ़ा असेस करते हैं, 3 से 4 दफ़ा भी हम आउटकम को असेस कर सकते हैं, ठीक है, जितना हमें लगे कि पेशेंट को नीड है। ज़्यादातर क्रोनिक कंडीशंस के अंदर जो है ना, वो हम क्या करते हैं, वो हम आउटकम्स को असेस करते हैं काफ़ी सालों तक, ठीक है। सिर्फ जो हमारे पास क्रोनिक कंडीशंस की ट्रायल्स होती हैं उनके अंदर हम इंटरवेंशन पीरियड ख़त्म होने के बाद भी कई सालों तक आउटकम्स को असेस करते रहते हैं, ठीक है। और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो काफ़ी ट्रायल्स के अंदर आती है वो ये कि हम आउटकम्स को उस तरीके से मेजर नहीं कर पाते जिस तरीके से हमने प्लान किया होता है, और उसकी वजह यही होती है कि ये पार्टिसिपेंट्स छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है। क्या हो सकता है कि या तो पार्टिसिपेंट्स डाई कर गए हैं, डेथ हो गई है उनकी, उस वजह से हम ने जो प्लान किया था आउटकम उसके मुताबिक हम उसको मेजर नहीं कर पाए, या पार्टिसिपेंट बीमार हो गया है उस वजह से नहीं कर पाए, ठीक है, या पार्टिसिपेंट अपने टाउन या विलेज या सिटी से बाहर चला गया है उसकी वजह से नहीं कर पाए, या वो हॉलीडेज़ पे चला गया है, ठीक है, या तो पार्टिसिपेंट का इंटरेस्ट ही ख़त्म हो गया है स्टडी के अंदर, ठीक है, या फिर वो इतना ज़्यादा बिज़ी हो गया है कि वो फॉलोअप अपॉइंटमेंट्स के लिए आ ही नहीं पाता। ये सारी वजूहात हो सकती हैं जिसकी वजह से हम आउटकम को उस तरीके से मेजर नहीं कर पाते जिस तरीके से हमने उसको प्लान किया होता है। आगे हमारे पास एक टर्म आती है लॉस टू फॉलोअप। लॉस टू फॉलोअप यही होता है कि जो पार्टिसिपेंट किसी भी मजबूरी की वजह से, अभी हमने इतनी मजबूरियाँ डिस्कस की है कि या तो उसकी डेथ हो गई है, या वो बीमार हो गया, या वो अपने विलेज सिटी से बाहर चला गया, या वो हॉलीडेज़ पे है, या उसका इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, या वो बिज़ी इतना है कि फॉलोअप के लिए आ नहीं पाता। इनमें से किसी भी वजह की वजह से अगर वो स्टडी छोड़ के चला जाता है या फॉलोअप के लिए नहीं आता तो हम उसे कहते हैं लॉस टू फॉलो अप, और इन्हें हम, इन पार्टिसिपेंट्स को हम ड्रॉप आउट्स भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लॉस टू फॉलो अप भी 2 तरह की होती है, एक रैंडम होती है और एक नॉन रैंडम होती है। रैंडम मींस के फॉर एग्जांपल दोनों ग्रुप्स में से ना इक्वली पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट कर गए हैं, और उसकी वजह से जो है रैंडम ड्रॉप आउट्स की वजह से या रैंडम लॉस टू फॉलोअप की वजह से बायसनेस कम होती है। लेकिन अगर नॉन रैंडम है कि किसी एक में से ज़्यादा हो गए हैं, किसी एक में से कम छोड़े गए हैं, उसकी वजह से ज़्यादा बायसनेस आती है डाटा के अंदर, ठीक है। रैंडम ड्रॉप आउट्स हैं तो लेस बायसनेस है, नॉन रैंडम ड्रॉप आउट्स हैं तो मोर बायसनेस आती है। ये बात मैंने आपको पहले भी बताई कि बायसनेस कब आती है। बायसनेस तब आती है जब एक ग्रुप के ड्रॉप आउट्स दूसरे ग्रुप के ड्रॉप आउट से डिफ़र कर रहे होते हैं इन नंबर, ठीक है। एक में फॉर एग्जांपल एक ड्रॉप आउट हुआ है, दूसरे में 5 हो गए हैं, तो जाहिर सी बात है इफेक्ट तो आएगा ना, स्टडी पर बायसनेस भी आएगी, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं पोटेंशियल फॉर बायसनेस इज़ लो इफ़ फ्यू पार्टिसिपेंट्स ड्रॉप आउट। अगर कुछ पार्टिसिपेंट ड्रॉप आउट हो गए हैं या वो छोड़ के चले गए हैं तो स्टडी के ऊपर इतना इफेक्ट नहीं आता, बायसनेस कम होती है, ठीक है। लेकिन अगर ज़्यादा नंबर ऑफ़ ड्रॉप आउट्स हो गए हैं तो फिर बहुत ज़्यादा बायसनेस होगी स्टडी के अंदर, ठीक है। इन ट्रायल्स ऑफ मैनेजमेंट ऑफ क्रोनिक कंडीशंस, लॉन्ग टर्म फॉलोअप एंड लार्ज लॉसेस। अब क्या होता है, क्रोनिक कंडीशंस की जब मैनेजमेंट करनी होती है तो मैंने आपको पहले बताया कि इनका लॉन्ग फॉलोअप होता है, ठीक है, ज़्यादा देर तक, सेवरल ईयर्स तक इनका फॉलोअप चलता है। तो सेवरल ईयर्स तक फॉलोअप को कैरी आउट करना पार्टिसिपेंट या पेशेंट के लिए इतना आसान नहीं होता, बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। इसके लिए तो दरमियान में काफ़ी ज़्यादा पेशेंट्स या पार्टिसिपेंट्स छोड़ के